देर तक करवटें बदलते हुए उकता गया तो मैं बिस्तर से उठ बैठा। मैंने कोई लाहा अमल मरतब नहीं किया था। मैंने सोचा राहदारी में पहुंचने के बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना ही नसीब नहीं हुआ क्योंकि इस बार कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं झुलाकर खिड़कियों की तरफ पलटा, लेकिन खिड़कियों में सलाखें लगी हुई थीं। वहां से निकलने की यही सूरत थी कि मैं धुआं बनकर निकल जाऊं, और मैं सचमुच का कोई जिन तो था नहीं। मैं परेशान हो गया और रुस्तम से पिछले मुकाबले की रेल तस्वुर के पर्दे पर चल रही थी और मैं खुद को किसी चटनी की तरह लजुलजा महसूस कर रहा था। रुस्तम से मुकाबले की सूरत में मेरा मुस्तकबिल यही हो सकता था। चटनी मेरे तस्वर में मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ दंदनाने लगी। मैं जागता रहा, लेकिन किसी ने सच कहा है कि नींद तो कांटों की सेज पर भी आ जाती है। न जाने किस वक्त मुझे भी नींद आ गई। आंख तब खुली जब कोई झंझोड़ कर जगा रहा था। आंख खुलते ही मिर्जा दहशत की मनहूस सूरत नजर आई। ये एक और मनहूस शुगन था, कम वक्त पक्का मुनाफक था। बड़ी मोहब्बत थी उसके लहजे में। मेरा खून खोल कर रह गया। अभी नहीं, मैंने अकड़ कर कहा। मियाँ बेड़े, अभी तो हम सोएंगे। रात बहुत देर से सोए थे। नाश्ता गोल समझो, हम दोपहर का खाना खाएंगे। मेरे अंदाजे मुहातब से उसका मुंह बन गया। मरदूद चाहता था कि इतना कुछ होने पर भी इससे आप जनाब करो, तब तो आपको भूखा ही लड़ना पड़ेगा। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आली मर्तब जनाब, गामे शाह का हुक्म है कि आप आधे घंटे के अंदर तैयार होकर लोन में पहुंच जाएं, वरना रुस्तम को वॉक ओवर दे दिया जाएगा। रुस्तम का नाम सुनते ही मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा था। ठीक है, नाश्ता लेकर आओ, मैं तैयार हूँ, मैंने मुर्दा से लहजे में कहा और बात की तरफ बढ़ गया। बाथरूम से निकला तो मिर्जा नाश्ता ले आया, लेकिन मौत सामने हो तो नाश्ता किसे याद रहता है। मैंने जैसे तैसे 2-4 लुकमे जहर मार की और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ इमरान भाई, तुम तो बहुत खुश खुराक हुआ करते थे। मिर्जा ने मुझे छेड़ा। रुस्तम से निमट लूं, फिर तुम्हारी खबर लूंगा, मैंने गरज कर कहा। लेकिन रुस्तम से किस तरह निपटूंगा ये खुद मुझे भी अंदाजा नहीं था। मैं दिल ही दिल में कलमाए शहादत का विर्द करता हुआ लोन की तरफ चल दिया, जहाँ मेले का सा सामान था। मंजर तकरीबन पहले ही जैसा था जब मैं इन्हें जल देकर फरार हो गया था, लेकिन अब इस बार ऐसा कोई मकान नजर नहीं आ रहा था। गामे शाह सबके दरमियान बैठा था। सुल्तान उसके करीब ही खड़ा था। उसके जिस्म पर इस वक्त भी बेड़े की वर्दी थी। मुझे देखकर वो खिल उठा। आओ आओ पीर भाई आओ। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और गामे शाह की तरफ बढ़ गया। तुम खुदा के नेक बंदों से गुंडागर्दी करवाते हो, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, मैंने रो देने वाले लहजे में कहा। आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं साथ होंगी तो यकीनन माफ कर देगा, उसने बड़ी ढिठाई से कहा। आपने अगर रुस्तम को शिकस्त दे दी तो मैं आपकी रूहानी कुव्वतों पर ईमान ले आऊंगा, और आपने शिकस्त खाई तो फुराड समझकर आपको जान बहक करा दूंगा। ठीक है, मैंने अकड़ कर कहा। कमजोरी दिखाना मुनासिब नहीं था। मैंने सोचा जब मरना ही है तो क्यों ना शान से मरा जाए। कमीज उतारे, गामे शाह ने फरमाइश की और मैंने कमीज उतार दी। इस वक्त सुल्तान झपट कर मेरे पास आया और 2 जानों बैठ गया। उसकी नजरें मेरे सीने पर जमी हुई थी। 1 2 3 4 वो ज़ेल अब गिनती गिनने लगा। क्या बकवास है, मैंने डपट कर पूछा। पसलियां गिन रहा हूँ पीर भाई, उसने बड़े प्यार से कहा। खुदा की कसम, इतनी आसानी से किसी की पसलियां नहीं गिनी जा सकती। मैंने 12 कोशिश की है लेकिन नाकाम रहा हूँ। पीर भाई क्या चीज़ छुपा रखी थी कपड़ों में, वल्लाह क्या बॉडी है। मैं अकड़ गया और फिर सीना फुला लिया। गामेश और इसके आदमी हंस रहे थे। वहाँ तन कर खड़े हो तो एक एक रग, एक एक सांस वाजिया हो गई है। उफ, मैं तो गिनती भी भूल गया हूँ। 1 2 3, इसने फिर गिनती शुरू कर दी। मैं बदस्तूर अकड़ कर खड़ा रहा। अरे पीर भाई ये क्या, अचानक सुल्तान ने कहा। लहजे में तशवीश थी। क्या हुआ, तुम्हारी तो पसलियाँ पूरी हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है। बात यह है हर इंसान की बीवी उसकी पसली से बनती है। किसी की एक पसली कम हो तो समझो एक शादी होगी, 2 कम हो तो 2, 3 कम हो तो 3। तुम्हारी तो तमाम पसलियां पूरी हैं। गामे शाह बुरी तरह हंसने लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने सुल्तान से पूछा। खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, इसका मतलब है तुम्हारी शादी नहीं होगी। फिर से गिनो, शायद गिनती में भूल हो गई हो। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता पीर भाई, गलती का क्या सवाल है। तुम्हारी बॉडी तो आईना है, आईना एक्सरे भी इतना साफ नहीं नजर आता होगा। हर चीज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया। बदबख्त मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन पसली से बीवी का ताल्लुक समझ में आने वाली बात थी। आखिर अल्लाह ताला ने अम्मा हुआ को बाबा आदम की पसली ही से तो तख्लीक किया था। चुनाचा मुझे तशवीश लाहक होगी। पीर भाई सीना फुलाए रखना, इस सीने पर तो कोई हिमालय भी कुर्बान किया जा सकता है। सुल्तान ने हाँक लगाई।
गैर इरादी तौर पर मैंने सीना फुला लिया। इस वक्त शोर बुलंद हुआ। मैंने नजरें उठाकर देखा तो इसमें बासमी रुस्तम हमारी तरफ चला आ रहा था। यकलहत मुझ पर लर्जा तारी हो गया। होनहा पहाड़ कोए हिमालय। गामे शाह ने मेरी तरफ देखते हुए हकारत से कहा, देख तू पहाड़ कैसे लरस रहा है। ऐसे होते हैं पहाड़। हाँ, ये आतिश विशा पहाड़ है। सुल्तान ने दलील दी, और ये जलजले का समा है। इतनी देर में रुस्तम आ पहुंचा। रुस्तम देख, अगर तूने मियाँ जी को शिकस्त दे दी तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, वरना तुझे हमेशा के लिए मेरी अताअत कबूल करना होगी। गामे शाह ने रुस्तम से कहा, मुझे मंजूर है। रुस्तम ने अपनी रसीली आवाज में कहा। मुझ पर लर्जा सा तारी हो गया। अब तो मेरे दांत भी बुरी तरह से बच रहे थे। पीर भाई का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। सुल्तान ने गामे शाह को आगाह किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। पीर भाई, बत्ती से निकालकर मुझे दे दो, कहीं ये शदीद गुस्सा तुम्हारे दांतों को नुकसान न पहुंचा दे। गामे शाह ने फिर से जोरदार कहका लगाया, लेकिन अब मुझ में किसी बात का बुरा मनाने की हिम्मत नहीं रही थी। चलो भाई मियाँ साहब, मुकाबला शुरू करो, गामे शाह ने मुझे हिलाते हुए कहा। और हाँ, लोन के दरमियान चले जाओ। रुस्तम तेजी से पीछे हटा और लोन के वस्त में चला गया। आओ मियाँ जी आओ, इसने हाथ हिलाते हुए मुझे दावत दी। मुझे मालूम नहीं कि मैं किस तरह लोन के वस्त में पहुंचा। मैं खुद को याद दिलाता रहा कि मुकाबला ना करने की सूरत में गामे शाह मुझे यकीनन कत्ल करवा देगा, जबकि मुकाबला करने में बहरहाल बचत का इम्कान था। लेकिन जब मैंने रुस्तम को देखा था, ये दूसरी दलील भी मेरे लिए बेमानी होकर रह गई थी। अब मेरा जहन मेरी मौत के अलावा कोई और ख्याल कबूल करने को तैयार नहीं था। बहरहाल अब मैं रुस्तम के रूबरू था और अपनी कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। पीर भाई, जरा अच्छी तरह से चटनी बनाना इस रुस्तम की। सुल्तान ने हाँक लगाई और फिर गामे शाह का कहका सुनाई दिया। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई भागने का रास्ता नजर आए, लेकिन बेसुध। गेट की तरफ तमाशाई थे और बाउंड्री वाल बहुत ऊंची थी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था, लेकिन बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। रुस्तम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अपने नन्हे मुन्ने हाथ पर धीरे धीरे में फातिहा पा ली और इसे रुस्तम के बेलची नुमा हाथ के सुपुर्द कर दिया। ये गोया मुकाबला शुरू होने का इशारा था। मैं खूब जानता था कि यह मुकाबला एक तरफा होगा। मेरी तरफ से मुकाबले या मुदाफत की कोई सूरत ही नहीं थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। अचानक रुस्तम झुका और इसने दोनों हाथों से मेरी कमर थाम ली। फिर वो मुझे धकेलता हुआ बाउंड्री वाल की तरफ ले गया। मैंने आंखें बंद करने में परेशान था कि रुस्तम ने मेरी मरम्मत की बजाय ये दकम पेल क्यों शुरू कर दिया। मैं दीवार से टिक गया। अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने आंखें खोली। मैं तमाशाइयों के सामने वाले रुख था, लेकिन दरमियान रुस्तम नामी वो पहाड़ हायल था। मुझे तमाशाई तो क्या, आसमान भी नजर नहीं आ रहा था। मियाँ जी, अचानक रुस्तम ने सरगोशी की, तुम सचमुच अल्लाह वाले हो या नहीं? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना बड़े भाई, मैं तो बहुत आफत ज़दा और यतीम सा आदमी हूँ। मुझ पर दिक्कत तारी हो गई। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती अल्लाह वाला बना दिया है। मेरा भी यही हाल है। उसने फिर सरगोशी की और साथ ही उसने हाथों से इस तरह से जोर लगाया जैसे मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कम अज कम उसकी पुश्त पर मौजूद तमाशाइयों को यही लग रहा था। उनके और मेरे दरमियान फासला इतना ज्यादा था कि हमारी सरगोशियां उन तक नहीं पहुंच सकती थीं। गौर से सुनो, रुस्तम ने धीरे से कहा, मैं तुमसे शिकस्त खाना चाहता हूं। तुम अपनी निगाहों में ऐसा जलाल पैदा करना जैसे निगाहों के जरिए मुझे फूंक डालना चाहते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया था, लेकिन मेरे दिल ने समाअत को डांटा कि इस पर फौरन यकीन कर लिया। खुदा खुदा करके बचत की सूरत नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी शोभा में मुब्तला हो गया। क्यों, आखिर क्यों रुस्तम को मुझसे हमदर्दी क्यों होने लगी? मैंने फौरन अपना शक रुस्तम पर ज़ाहिर कर दिया। बात यह है मियाँ जी, उसने सरगोशी में कहा कि मैं गामे शाह का लहजा पहचानता हूँ। उसने कह दिया कि अगर मैं जीत गया तो मुझे आज़ाद कर देगा। मैं इस आज़ादी का मतलब खूब समझता हूँ, मुझे ख़त्म करवा देगा। उसकी अताअत ही में मेरी बेहतरी है। समझ के मैंने इस बात में साया ला दिया। तो ये बात है। मैंने सोचा कि रुस्तम सिर्फ अपनी ज़ात से हमदर्दी कर रहा है। तो अब जाओ, जादू जगाओ अपनी आंखों में, उसने दोबारा कहा। मैंने आंखें बेचकर इनमें जलाल की कैफियत पैदा करने की कोशिश की और इसे घूरने लगा। ए मियाँ जी, ऐसे मत देखो, रुस्तम ने सरगोशी में मुझे टपटा। ये किसी फिल्म में मोहब्बत का मंजर नहीं फिल्माया जा रहा। इस बार मैंने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो बुरी तरह से बुना गया। बेंगे हो जाओगे, उसने जुला के कहा। इसका मतलब है कि खुद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, इसने अपनी दोनों हथेलियों से मेरी आंखें बेच दी और उन्हें बुरी तरह से रगड़ने लगा। मेरी चीखें निकल गई। तमाशाइयों की जानिब से दादे तहसीन का गुलगुला बुलंद हुआ। वो सब रुस्तम को दाद दे रहे थे। रुस्तम ने हाथ उठाया और मेरी आंखों में झांका, लेकिन मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, अब बनी बात, उसने बेहद खुश होकर कहा। अब इन आंखों से मुझे घूर घूर कर देखना और मैं उलट पुलट हो जाऊंगा। अबे मरदूद, तूने मुझे अंधा कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अब दुनिया में किसी को भी नहीं देख सकूंगा। कोई बात नहीं, जिंदगी आंखों के बदले महंगी नहीं। हाँ हाँ गुड़।
मैं आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखने की कोशिश करता रहा। फिर वह मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा, गोया मेरी बिनाई बरकरार थी। मैंने दिन ही दिन में खुदा का शुक्र अदा किया। अचानक रुस्तम दारा और उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। वो दूर तक हटता गया। मैं संभल कर हाथ लगाकर देख लेता। मुझे यकीन था कि मेरे हाथ खून से लुथर जाएंगे। बहरहाल मैं अपनी चीखें जब्त करता हुआ आगे बढ़ा। रुस्तम अब एक जगह ठहर गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो इसने एक जोरदार चीख मारकर अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। उफ उफ, वो बुरी तरह से चीख रहा था। उफ, ये आंखें, उफ, आग है, ये आग, ये तो मुझे झुलसा देगी। अब कामेश और इसके गिरगे खामोश थे। सिर्फ सुल्तान की आवाज सुनाई दे रही थी, हाँ हाँ पीर भाई, भस्म कर दो इस मरदूत को। वो चीख रहा था। फिर जरा गामे शाह की भी खबर लेना। अब मेरी आंखों की हालत बेहतर हो गई थी। मेरा हौसला भी बढ़ गया था। चुनांचे मैं तेजी से रुस्तम की तरफ बढ़ा। वो बदस्तूर अपनी आंखों पर हाथ रखे दर्दनाक अंदाज में चीखे जा रहा था। मैंने सोचा कि उसकी एक आधा हाथ भी जमा दूं। जैसे ही मेरा हाथ उसके पेट से टकराया, उसके हाथ खुद ब खुद आंखों से हट गए। वो बुरी तरह उछला। मेरे हाथ हैरत की शिद्दत से अपनी जगह साकत हो गए। नतीजा ये निकला कि उछलते उछलते उसका पेट मजीद 3-4 मरतबा मेरे हाथ की फैली हुई हथेली से टकराया। उसकी उछल कूद में इजाफा हो गया, बल्कि अब तो वो हंस भी रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि उसे गुदगुदी हो रही है। मेरा दिल खुश हो गया। कितनी दिलचस्प बात थी। गोया मैं एक मामले में उससे बरतर था। मैंने उसकी फिर गुदगुदी की। वो उछला। मैंने एहसास बरतरी के ज़रिए से गामे शाह को घूर कर देखा। मुझे हैरत हुई क्योंकि गामे शाह ने गड़बड़ा कर नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। फिर मैं रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो बुरी तरह से उछल रहा था। मैंने फिर उसके पेट में अपनी उंगली घुसेर दी। वो दोहरा हो गया। चीख चीख कर वो पागल हुआ जा रहा था। इसके अलावा मुसलसल उछल कूद ने उसे मुज़ाहिका हेस बना दिया था। उसने कहर भरी निगाहों से मुझे घूरा जैसे धमकी दे रहा हो, लेकिन मुझे इस खेल में लुत्फ आने लगा था। मैं गुदगुदियां करता रहा। इसका बुरा हाल हो गया। हाथा कि वो जमीन पर गिर गया। मैं भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथों की उंगलियां हरकत करती रही। वो बुरी तरह लूट फूट होता रहा। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं गुदगुदी करता रहा और धीरे धीरे में खुद पर फख्र करता रहा। पहाड़ जैसे इंसान का मैंने क्या हश्र कर दिया। इसी वक्त इसकी ठोकर मेरे सीने पर पड़ी और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। बेहोश होने से पहले मुझे एहसास हुआ कि रुस्तम ने मुझे हाथ लगाया और फिर उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। मेरे ज़हन में सन्नाटे उतरने लगे। मुझे सीने की तकलीफ का शदीद एहसास हो रहा था। मुझे सीने की तकलीफ का एहसास भी नहीं रहा। होश आया तो मैं बिस्तर पर दराज था और सुल्तान मेरे सामने था। इसे देखकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी मेरे सीने के लिए क़यामत खेज साबित हुई। ऐसा लगा जैसे सीने में बहुत सी चीज़ें टूट फूट गई हों। तकलीफ की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से नजर चुरा ली। मुझे डर था कि सुल्तान को देखूंगा तो हंसी जब्त ना कर सकूंगा। हंस रहे हो पीर भाई? सुल्तान ने शिकायत अमेज लहजे में कहा। तुमने ये क्या हाल बना रखा है? मैंने बामुश्किल तमाम पूछा। सब इस मरदूद गामे शाह का किया धरा है, सुल्तान ने भुना कर कहा। खैर अब तुम होश में आ गए हो तो सब ठीक करवा दोगे। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। मेरे पेट में कह के मचलने लगे, लेकिन पहली बार हंसने की तकलीफ याद थी मुझे, इसलिए मैंने खुद पर काबू पा लिया। फिर मुझे अपनी बदनसीबी का एहसास हुआ। मेरा दिल बढ़ आया। मुकाबले से पहले सुल्तान ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। इसने मेरी पसलियां गिनी थी। अब मुझे इस पर हंसने का मौका मिला था तो हंसना मेरे लिए एक अज़ियतनाक अमल बनकर रह गया था। मैंने फिर सुल्तान की तरफ देखा और इस मर्तबा हंसी रोकना मुश्किल हो गई। इसके सर पर सफेद रुमाल था जिसके नीचे लंबे बालों वाली विग थी। सफेद रुमाल के नीचे उसके बाल कमर तक लहरा रहे थे। जिस्म पर नर्सों वाली वर्दी थी, यानी सफेद जैम्पर, सफेद शलवार और कंधों पर पिन किया हुआ दुपट्टा और हाथ में थर्मामीटर। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली, वरना यकीनन हंसी छूट जाती और नतीजतन मेरे सीने में क़यामत गुजर जाती। अब क्या हाल है? उसने खालिस नर्सों के तशवीशनाक लहजे में पूछा। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने धीरे से कहा। अलबत्ता तुम इस कमरे में मौजूद हो तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। उड़ा लो मेरा मजाक, उसने बेचारगी से कहा। लेकिन तुम ही मुझे इस हुलिया से निजात दिला सकते हो। गामे शाह तुम्हारा मुरीद हो गया है। हुआ क्या था? मैंने पूछा। होना क्या था? पहले तो तुम्हारी आंखों ने रुस्तम पर क़यामत ढाई। बाद में इसने बताया कि तुम्हारी आंखों से उसके जिस्म में आग लगने लगी थी। फिर तुमने इसे गुदगुदिया करके नडाल कर दिया।
جب اس کی لات تمہارے سینے پر پڑے تو اسے سنبھل کر تمہاری گردن دبانا چاہے، لیکن تمہیں ہاتھ لگاتے ہی یوں لگا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ بری طرح سے وہ داڑ رہا تھا، بدبخت لوٹے لگا رہا تھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اس نے سارا حال سنا دیا۔ اور میرا کیا حال ہے؟ میں نے نظریں نیچی کیے ہوئے پوچھا۔ ارے ہاں، مبارک ہو پیر بھائی، سلطان لہک کر بولا۔ تمہاری شادی کا بندوبست ہو گیا ہے، اللہ پاک نے تم پر نظریں عنایت کر دی ہے۔ کیا بکواس ہے، میں بوکھلا گیا لیکن میں نے نظریں نہ اٹھائیں۔ ارے پیر بھائی دو وہ پھر چہکا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ضد چھو کر پوچھا۔ ایکس رے ہوا تھا تمہارا؟ اس نے بے حد خوش ہو کر بتایا۔ 2 پسلیاں صاف ہو گئی ہیں، اب فرشتے ان سے 2 لڑکیاں بنائیں گے۔ اچھا اب میں ذرا ٹمپریچر لے لوں۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بار میں ہنسی نہ روک سکا۔ اس کی حیت گزائی ہی کچھ ایسی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سینے پر پھر قیامت گزر گئی۔ دیر تک میں سانسیں روکے پڑا رہا۔ یار تم چلے جاؤ یہاں سے۔ قدرے طبیعت سنبھلنے کے بعد میں نے سلطان سے کہا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں کون سا اپنی خوشی سے یہاں بیٹھا ہوں؟ وہ بنا گیا، کم بخت نہ مجھے نکلنے دیتے ہیں اور نہ ہی یونیفارم اتارنے دیتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے کہا اور پھر شور مچا دیا۔ کوئی ہے؟ ارے کوئی ہے؟ یکایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آ گیا۔ کیا حکم ہے عالی مرتب؟ اس نرس سے میرا پیچھا چھڑوا دو ورنہ میں ہنستے جان بحق ہو جاؤں گا۔ وہ بیچارہ احمقوں کے سے انداز میں مسکرا دیا۔ جناب یہ تو آپ کی خدمت پر مامور ہے۔ اس نے کہا، ارے میں کہتا ہوں یہ میرے لیے ملک الموت ثابت ہوگی، اسے نکالو یہاں سے۔ یہ کہہ کر میرے کنکھیوں سے سلطان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ سچ مچ کی کوئی نرس لاؤ، میں نے گرگے سے کہا۔ صاحب یہ بھی سچ مچ کی ہے۔ اچھا میں شاہ جی کو بھیجتا ہوں۔ اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے چٹکی لگا دی۔ سلطان ایک طرف منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ یار نرس، میں نے اسے چھیڑا، تم تو میری دیکھ بھال بھی نہیں کر رہے ہو۔ اچھا کچھ باتیں ہی کرو، بس جن بادشاہ کا خیال آتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، ورنہ تمہارا ٹیٹوا ہی دبا دیتا۔ میں بوکھلا کر خاموش ہو گیا۔ اس سے زیادہ الجھنا ٹھیک نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور گامر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور انداز فدا ہونے والا تھا۔ وہ میرے بستر سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور بولا، کیا حکم ہے عالی جناب؟ اس کے لہجے سے مجھے اپنی پوزیشن کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ رستم کے خشن نے گامر شاہ کے تمام کسے بل نکال دیے تھے۔ وہ مجھ سے بری طرح سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس صورتحال سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ تم نے میرے پیر بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لباس تبدیل کرواؤ اور خیال رکھو اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور اپنے آدمی کو پکارا۔ وہی آدمی کمرے میں آ گیا جو میرے پہلی مرتبہ بلانے پر آیا تھا۔ سلطان صاحب کو لے جاؤ اور ان کے کپڑے انہیں دو۔ اس نے اپنے آدمی کو ہدایت دی، ان کا خیال رکھنا، ہر طرح کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سلطان نے ممنونیت سے میری طرف دیکھا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اور کچھ عالی جناب؟ گامر شاہ نے پوچھا۔ نگاہیں اٹھا کر بات کرو، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ ایسا حکم نہ دے جناب۔ وہ لڑس کر رہ گیا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ سے نگاہیں ملا سکوں؟ میرے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ تم اب بھی مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ جی میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس لمحے سے مجھے آپ پر یقین آ گیا ہے۔ اس میں میرا نہیں تمہارا ہی فائدہ ہے، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ اب بتاؤ یہ سارا کیا چکر ہے؟ وہ جی آپ سے کیا پوشیدہ؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، لیکن آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ آپ میری مجبوری تو جانتے ہی ہیں۔ میں اس سے استفسار کرتے کرتے رہ گیا کیونکہ وہ مجھے کہیں سے مجبور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تاہم وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا اور اپنی نام نہاد روشن ضمیری کی وجہ سے میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟
کس سلسلے میں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میرا خون کھول کر رہ گیا، لیکن میں نے تخیل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میرے اور سلطان کے سلسلے میں، میں نے وضاحت کی۔ کرنا ہے کیا ہے جی، آپ تو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، البتہ سلطان کا پتہ صاف سمجھے۔ میں دہل کر رہ گیا۔ وہ سلطان کی موت کا تذکرہ بڑے سکون اور لاپرواہی سے کر رہا تھا، جیسے دوپہر کے کھانے کا پروگرام بنا رہا ہو۔ کیا بکواس ہے، میں نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ ہکلایا۔ تم سلطان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن بوس؟ میں چونک گیا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ اپنے بوس کے بارے میں۔ کیا بتاؤں شاہ صاحب، بوس کے متعلق تو میں بھی کچھ نہیں جانتا، میں تو بس دکھاوے کا بوس ہوں۔ تمام احکامات بوس کے ہوتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے آج تک بوس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے احکامات تم تک کیسے پہنچتے ہیں؟ فون کے ذریعے، اور فون بھی ہمیشہ بوس ہی کرتا ہے۔ میرے اور سلطان کے سلسلے میں ہدایات اسی نے دی ہیں۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم سلطان کو فوری طور پر آزاد کر دو۔ یہ کیسے ممکن ہے عالی جناب؟ وہ بوکھلا گیا۔ وہ ہمارا بیڑا غرق کر دے گا۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنا خبیث آدمی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ میرا پیر بھائی ہے، اور جہاں تک تمہیں نقصان پہنچانے کا تعلق ہے تو میں تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم لوگ بہت منظم ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اس نے مرے لہجے میں کہا۔ لیکن بوس، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا درد سر ہے، میں جو کچھ تمہیں سمجھانا چاہتا تھا سمجھا چکا ہوں، آگے تم جانو۔ میں بوس سے بات کروں گا۔ ضرور کرو، میں نے زور دے کر کہا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں تم ہیروئن فروشوں سے خوب واقف ہوں۔ وہ تو ہم لوگ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ورنہ میں تو تمہاری تنظیم کو ہی اکھاڑ پھینکتا۔ میں نے پھر اندھیرے میں تیر چلایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شاہ صاحب، مجھے یقین ہے کہ بوس رضامند ہو جائیں گے، اس نے کہا۔ اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، میں نے شاہانہ انداز میں کہا، لیکن مجھے جلد از جلد کوئی مثبت اطلاع چاہیے، اور ہاں میری نگہداشت کے لیے ایک نرس کا بندوبست کر دو۔ بہت بہتر، اس نے کہا، الٹے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس مرتبہ دروازے کی چٹکنی نہیں لگائی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ معاملات سطح پر جتنے معمولی نظر آ رہے تھے اتنے معمولی نہیں تھے۔ گامے شاہ تو محض شوکس میں رکھی ہوئی ایک ڈمی تھا، پس پردہ کوئی اور ہی ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ بالکل جاسوسی ناولوں اور فلموں کا سا معاملہ تھا، لیکن میں بھی اس میں ملوث ہو گیا تھا، اسی لیے وہ سب کچھ مجھے قصے کہانیوں کی طرح پر لطف نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ بدقسمتی سے میرے پاس دعائے غیاب بھی موجود نہیں تھی، یعنی میں پوری طرح سے بے بس تھا۔ لے دے کر رستم کی بنائی ہوئی ساکھ تھی، جس کے زور پر میں اپنا اور سلطان کا تحفظ کر سکتا تھا۔ سلطان کی رہائی میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں جانتا تھا کہ پولیس والے جن کے دشمن ہو جائیں انہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ رہا ہونے کے بعد یقیناً چھاپے مارے گا، اور اس طرح سے میری جان ان لوگوں سے چھوٹ جائے گی۔ میری سوچ کا سلسلہ نرس کی آمد سے منقطع ہوا۔ وہ خاصی حسین، تڑا دار اور نوخیز تھی۔ اسے دیکھ کر میں جس طرح سے بوکھلایا، اس پر مجھے خود بھی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ میری فرمائش پر بھیجی گئی تھی۔ یہ بھی عجیب بات تھی، میں حسین لڑکیوں کی رفاقت کا خواہش مند رہتا تھا، اور جب رفاقت میسر آتی تھی تو بوکھلانے لگتا تھا۔ شاید یہ بھی اس دعا ہی کا کرشمہ تھا۔ نرس نے میرا ٹمپریچر چیک کیا اور پھر تشویش امیز انداز میں سر ہلایا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا ٹمپریچر کم ہو گیا ہوگا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں سرد ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اب کیا حال ہے جناب؟ تکلیف میں کچھ کمی ہے؟ نرس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور پھر سنبھالا۔ ابھی تو میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے مجھے یہ پتا چلنا چاہیے کہ میری ٹوٹ پھوٹ کس قدر ہوئی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ؟ نرس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، یعنی میری کتنی پسلیاں ٹوٹی ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں؟ نرس کے لہجے میں حیرت تھی۔ پسلیاں ٹوٹی ہوتی تو آپ اس طرح سے باتیں نہ کر رہے ہوتے، البتہ آپ کی 2 پسلیوں پر ہلکا سا ورم ضرور آ گیا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، گویا سلطان مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔
شادی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے لیے میں اپنی پسلیاں تڑوانا پسند کرتا. میں ابھی سکائی کر دوں گی, آپ کو آرام آ جائے گا, نرس نے پیشکش کی. نہیں نہیں, آپ کا شکریہ. میں پھر بوکھلا گیا. مجھے سامان لا دو, میں خود سکائی کر لوں گا. نرس حیرت سے مجھے دیکھتی رہی. بہرحال اس نے مجھے ٹکور کر سامان دے دیا. میں نے سکائی شروع کر دی. شروع میں تو میری چیخیں نکل گئیں, لیکن کچھ دیر بعد میری حالت خاصی بہتر ہو گئی. میں نے بستر سے اٹھ کر چہل قدمی کرنا شروع کر دی. یہ بات خاصی حوصلہ افزا تھی. میں چل پھر سکتا تھا. میں ابھی چہل قدمی کر ہی رہا تھا کہ گامے شاہ اندر آ گیا. وہ مجھے چلتے دیکھ کر بونچ کر رہ گیا. آپ ٹھیک ہے شاہ جی؟ اس نے حیرت سے کہا. بالکل ٹھیک, تم سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ بوس نے آپ کی بات مان لی ہے. اس نے خوش ہو کر کہا. آج ہی سلطان کو چھوڑ دیا جائے گا. اتنا ہوگا کہ ہم ایک ٹھکانے سے محروم ہو جائیں گے اور مجھے کچھ دنوں کے لیے روپوش ہونا پڑے گا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دشواری نہیں. میں نے سکون کا سانس لیا. وہ واقعی میرے لیے خوشخبری لایا تھا. اور میرا کیا ہوگا؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا. ایسا لگتا ہے کہ بوس کو آپ سے بہت سی عقیدت ہو گئی ہے. گامے شاہ کے لہجے میں کچھ عقیدت نہیں تھی. ان کا کہنا ہے کہ آپ نصرت چچا کے گھر قیام کریں گے. کچھ دن آپ باہر بھی نہیں نکل سکیں گے کیونکہ سلطان آپ کی تلاش میں ہوگا. میں سوچ میں پڑ گیا. نصرت چچا کون ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا. اجی بڑے نیک آدمی ہے وہ, گامے شاہ نے بے حد احترام سے کہا. میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں. بوس نہیں جانتے ان کو, لیکن بوس نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی کو اچھے ماحول میں رکھنا ضروری ہے اور جگہ مجھے تجویز کرنا ہوگی. آپ کو وہاں ہر طرح کا آرام ملے گا. نصرت چچا کا ہمارے دندوں سے کوئی تعلق نہیں, اور میرا سامان جو کچھ آپ کہیں گے نصرت چچا کے بنگلے پر پہنچا دیا جائے گا. گامے شاہ نے نہایت اطمینان سے کہا. آپ فہرست بتا دیجئے, بس آپ کو اتنی تکلیف ہوگی کہ کچھ روز آپ منظر عام پر نہیں آ سکیں گے. خیر, باہر نکلنے سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں نے دعائے غیاب کا تصور کرتے ہوئے کہا. بے شک بے شک, گامے شاہ نے جھومتے ہوئے تائید کی. اسی وقت اس کے ایک گرگے نے آ کر اطلاع دی کہ نصرت چچا آ گئے ہیں, انہیں یہیں لے آؤ. گامے شاہ نے حکم دیا. چند لمحے بعد نصرت چچا کے دیدار سے فیضیاب ہو رہا تھا میں. نصرت چاچا عجیب مسمسے سے بزرگ ثابت ہوئے. ان کا سر انڈے کی طرح صاف تھا. جسا ایسا تھا کہ انہیں دیکھ کر سیٹی بجانے کو جی چاہتا تھا. میرا خیال ہے وضاحت بھی کر دوں, وہ اتنے کمزور سے تھے کہ انہیں سیٹی کے زور پر آگے پیچھے کھسکایا جا سکتا تھا. میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ بے تکلفی ہوتے ہی ان کی پسلیاں گننے کی کوشش کروں گا. ان کے چہرے سے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا, تاہم میرا اندازہ تھا کہ ان کی عمر 40 اور 80 برس کے درمیان ہوگی. ان کی شخصیت میں عجیب سی بے چارگی تھی. انہیں دیکھ کر دل میں ان کے سر پر چیت لگانے کی تمنا پیدا ہوتی تھی, لیکن ساتھ ہی ان پر ترس اور خود پر غصہ بھی آنے لگتا تھا. ان کے چہرے پر مظلومیت چاجو برس رہی تھی. آنکھوں میں دبی دبی حماقت کی جھلکیاں تھیں. انہیں دیکھ کر بلا کھٹکے کہا جا سکتا تھا کہ وہ یتیم ہے. مجموعی طور پر ان کی شخصیت ایک کھلا دعوت نامہ تھی جو میرے خیال میں ہر شخص کو زیادتی پر اکساتا ہے. گامے شاہ نے لپک کر ان کا استقبال کیا اور اس سے زیادہ لہک کر ان سے میرا تعارف کروایا. یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. قہر کی نگاہ ڈال دیں تو جسم میں آگ سی لگنے لگتی ہے. یہ شاہ صاحب ہیں. ان کا نام لے کر میں گنہگار نہیں ہونا چاہتا. تو صاحب آپ ہی اپنا تعارف کروانے کی زحمت کیجیے. نصرت چاچا میری طرف متوجہ ہوئے. ان کی آواز اور ان کی شخصیت کے برعکس بہت باری تھی. جی میں بھی گنہگار نہیں ہونا چاہتا. میں نے نہ جانے کس جوک میں جواب دے دیا. جی ان کے لہجے میں حیرت تھی. میں ان کی نگاہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں ان کی بھی وہی رائے ہوگی جو میں نے ان کے بارے میں قائم کی تھی. پھر مجھے اپنی حماقت کا خیال آیا. خادم کو ابو العمران کہتے ہیں. میں نے سنبھل کر کہا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے بغور دیکھ رہے ہیں. میں نے گڑبڑا کر ان کی طرف دیکھا اور بوکھلا کر نظریں چرا لیں. وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں. تو تم محمد رمضان کے بیٹے ہو نا؟ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا. جی ہاں, میں نے بے اختیار جواب دیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ میاں مجھے کیسے جانتے ہیں؟ عید محمد, عیدو میرے چاند. انہوں نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا.
मैं बिल्कुल ही बौखला कर रह गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बढ़ाई हुई आवाज में मुझे मुसलसल ईदों के नाम से पुकारते हुए बुरी तरह से बेचे जा रहे थे। मेरा दिमाग मौफ होकर रह गया। उस पर उनका बेचना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनके कमज़ोर बदन में इतनी ताकत भी हो सकती है। बल्कि अब तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी ताकत उन्होंने कहाँ छुपा कर रखी होगी। मुझे तो वो उनके जिस्म से अलहदा कोई बैरूनी कुव्वत मालूम होती थी। ईदू, रमज़ान भाई कैसे हैं? क्या हाल है उनका? कहाँ रहते हैं वो? उन्होंने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। जी, उनका तो इंतकाल हो चुका है। उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करवाया, लेकिन मेरे दोनों हाथ थामकर मुझे गौर से देखते रहे। मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर। वो गुलूगेर आवाज़ में बोले, तो अब तुम अकेले हो? मुझ पर भी रिकत तारी होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे ताज़ा ताज़ा ही यतीम हुआ हूँ। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। लेकिन काम ना करो ईदू, मैं अब भी जिंदा हूँ जनाब। मैं अब ईद मोहम्मद हूँ ना ईदू। अब मैं अबुल इमरान हूँ। मैंने एहतजाज किया। ओ अच्छा, मैं समझ गया। उनकी आंखें चमकने लगी। तुमने भी मेरी तरह नाम बदल लिया है ना? यही बात है ना? मैं अहमकों की तरह मुंह खोलकर रह गया। हाँ भाई, अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा अब्बा को, यकीनी अब्बा हजूर को। उन्होंने मेरा नाम शबरात खान रखा था, जो बिगड़ कर शबराती हो गया था। मेरे पेट में कह के मचलने लगे। जी तो चाहा कि दादा मरहूम को उनकी फहमो फरासत पर बावाज़ बुलंद खराजी तहसीन पेश करूं, लेकिन कुछ मसलहत और कुछ इनकी बुजुर्गी का ख्याल करके चुप रहा। इनके हुलिये पर शबराती वाकई सजता था। बहरहाल मैंने कोशिश की कि दादा मरहूम के हवाले से इनका और अपना रिश्ता समझ लूं, लेकिन मैं मैथमेटिक में शुरू ही से कमज़ोर था। आपका अब्बा जान से क्या रिश्ता है? बालाकर मैंने पूछ लिया। रमज़ान भाई मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने रिकत अमेज लहजे में कहा। यानी मैं तुम्हारा चाचा हूँ। गामे शाह हक्का बक्का खड़ा था। वो हैरत बड़ी नज़रों से कभी मेरी तरफ देखता और कभी नुसरत चाचा की तरफ। ये पूरा मामला उसकी समझ से बाहर था। ओ भाई गामेशा, तुम सुनाओ क्या हाल है? नुसरत चाचा को अचानक उसका ख्याल आया। माफ़ करना भाई, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। दरअसल बिछड़ा हुआ खून मिला है। हाँ, तो तुमने मुझे कैसे याद किया? गामेशा कुछ देर तो हैरान खड़ा रहा, फिर बोला, इन्हीं हजरात के सिलसिले में आपको जहमत दी। क्या मतलब? नुसरत चाचा चौंके। जी, वो दरअसल इनकी रूहानी कुव्वतों की वजह से उनके कुछ दुश्मन भी बन गए हैं। गामेशा ने नुसरत चाचा से नज़र बचाकर मुझे आंख मारी। और वो दुश्मन बेहद खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कुछ अर्सा अपने घर में पनाह दे दें। वैसे ये अपनी रूहानी कुव्वत के जोर पर खुद भी इनसे निमट सकते हैं, लेकिन इस तरह खल्क़ के खुदा को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बस गामे साहब, नुसरत चचा ने उसे टोक दिया। अरे मियाँ, ये तो मेरा अपना खून है, मैं इसे अकेला नहीं रहने दूंगा। अब तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके लहजे में बेपनाह शफकत थी। 1 मिनट, मेरा मतलब है चचा जान, मैंने उन्हें टोक दिया। मैंने BSc किया है और साइंस से जुनून की हद तक इश्क है। मेरे अपने घर में एक तजर्बा गाह है जिसमें मुख्तलिफ तजर्बात करता रहता हूँ। कोई बात नहीं बेटे, चचा नुसरत ने मुझे इत्मीनान दिलाया। तुम्हारे चचा के गरीब खाने में तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं तुम्हारे लिए ऐसी तजर्बा गाह बनवाऊंगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, और क्या? गामेशा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आप मुझे इन तमाम अशिया की फहरिस्त बना दीजिए जो आपको दरकार है। मैं आपके घर अपने किसी आदमी को भेज दूंगा। मैं लाजवाब होकर खामोश हो गया और भला कर भी क्या सकता था। मुझे अपने नौमलूद चचा के हदूदो अरबा पर भी गौर करना था, लेकिन हालात कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दे रहे थे। हाँ मियाँ, बस अब ले ही चलो। नुसरत चचा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। तुम्हारी चची और फौजिया दोनों तुम्हें देकर बहुत खुश होंगी। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि काश मैं भी इन्हें देकर खुश हो सकूं। मैं नुसरत चचा के साथ लोन तक चला आया। ये वही जगह थी जहाँ रुस्तम से मेरा मुकाबला हुआ था। पोर्च में एक लंबी सी कार खड़ी थी। नुसरत चचा मेरा हाथ थामे उसकी तरफ बढ़ गए, गोया वो इन्हीं की कार थी। 1 मिनट चचा, मैं जरा गामेशा से कुछ बात कर लूँ, मैंने कहा, और उनका जवाब का इंतजार किए बगैर दाखिल दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर पहुंचा तो गामेशा ने मुझे हैरत से देखा। क्या बात है शाह साहब? इसने पूछा। तुम सुल्तान को कब रिहा करोगे? आपके जाने के 2 घंटे के बाद। इसका मतलब है कि मैं अभी अपने घर से होता हुआ चला जाऊं। जरूरत की तमाम चीजें मैं खुद ही ले लूंगा। जी हाँ, बहुत मुनासिब ख्याल है, गामेशा ने तायीद की और फिर मेरा हाथ थामकर बड़ी गर्मजोशी से दुबाते हुए बोला, शाह साहब खुदा के लिए मेरी हर ज्यादती माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं गामेशा, मैंने कहा, और हाँ सुल्तान को बगैर कोई तकलीफ पहुँचाया देना।
जरूर आली जनाब, उसने कहा। मैं खुदा हाफिज कहकर वहां से निकल आया। बाहर निकलकर मैं कार की तरफ चला आया। नुसरत चचा कार में मेरे मुंतजर थे और खासे बेचैन नजर आ रहे थे। मुझे दरवाजे से निकलते देखकर उन्होंने इंजन स्टार्ट करवा दिया। फिर उन्होंने दूसरी तरफ झुकते हुए मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं अगली नशस्त पर बैठ गया। मैंने उन्हें अपने घर का पता समझाते हुए कहा, चचा मेरे घर होते हुए चलिए, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। ओह, और वो तुम्हारे दुश्मन? वो अचानक ही परेशान नजर आने लगे। फिल वक्त तो वो मेरे मुतालिक पूरी तरह अंधेरे में है। मैंने उन्हें तसल्ली दी। अलबत्ता 2 घंटे बाद 2 खूंखार कुत्तों की तरह मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे। अभी मेरे पास काफ़ी वक्त है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो, उन्होंने मोहब्बत अमेज लहजे में कहा। आप बेफिक्र होकर चलिए, अभी मुझे कोई खतरा नहीं, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी बंगले के गेट से निकली तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम से कम एक मुसीबत से तो निकल ही आया था। दूसरी मुसीबत के बारे में कहा नहीं जा सकता था कि कब खत्म होगी। चचा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। रास्ते में मैंने नुसरत चचा से कहा, अब्बा जान ने कभी अपने किसी रिश्तेदार का तज़किरा नहीं किया। यही हाल अम्मी का था। आखिर उन्होंने आपका तज़किरा क्यों नहीं किया? ईद मियाँ, अब मेरा नाम अब्दुल इमरान है, मैंने एहतजाज किया। क्या करूँ, हर बार तुम्हारा असल नाम जुबान पर आ जाता है, उन्होंने बेचारगी ज़ाहिर की। ठीक है, तब मैं आपको शुभराती चचा कहा करूँगा, मैंने भुना कर कहा। ना ना, ऐसा गजब ना करना, वो बौखला गए। बस तो फिर आप मेरा नाम याद रखें, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे? बस मियाँ रमज़ान भाई दिल के बड़े खड़े आदमी थे, लेकिन बहुत एहसास और जोदो रंज थे। किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था, मुझसे असूल की बात थी, मुझसे ही गलती हुई कि उनसे अड़ गया। धीरे धीरे सारे खानदान इसमें मुलविस होता गया। रमजान भाई को सिबकी का एहसास हुआ। एक दिन वो अचानक ही गायब हो गए। इसके बाद मैंने इन्हें कभी ना देखा। मैं इन्हें तलाशी करता रह गया। तुम इस वक्त बहुत छोटे थे। नुसरत चचा की आवाज़ बढ़ा गई। मैं अहमकों की तरह मुंह खोले उन्हें देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो तकरीबन रोने ही लगे थे। खैर, अब तो मिल गया हो तो दिल को करार आ गया, उन्होंने संभलते हुए कहा, और मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ देर बाद गाड़ी मेरे मोहल्ले में पहुंच गई। इस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। मैंने नुसरत चचा से कहकर गाड़ी अपने घर के सामने रुकवाई। खुशकिस्मती से मोहल्ले का कोई फर्द इस वक्त बाहर मौजूद नहीं था। मैं गाड़ी से उतर आया। चचा जी उतर आए। आप गाड़ी में ही रहे? मैंने कहा, मैं अभी 5 मिनट में लौट आऊंगा। इतने अरसे के बाद मिले हो, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। नुसरत चचा अफसुर्दा होकर बोले। मैं उलझन में पड़ गया। उन्हें बाहर रोके रखने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। दरअसल मेरा इरादा था कि अंदर दाखिल होकर दुआए गियाब का इस्तेमाल करूंगा और किसी दूसरे शहर का रुख कर लूंगा। इस शहर की हमाकत और हंगामों से मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन फिलहाल कोई तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। चुनाचा मैंने ताला खोला और घर में दाखिल हो गया। नुसरत चचा मेरे पीछे पीछे थे। अंदर से किसी बिल्ली की वहशत ज़दा आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा मतलब था कि बिल्ली की आवाज़ में बहुत परेशानी का तासुर था। बिल्लियां आमतौर पर ऐसी आवाज़ें इस वक्त निकाला करती थी जब वो खुद को बुरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रही हो। आवाज़ मेरी ख्वाबगाह की तरफ से आ रही थी। मैं ख्वाबगाह की तरफ भाग गया। ख्वाबगाह में मुझे कोई बिल्ली नहीं दिखाई दी, लेकिन इसकी आवाज़ भी मधुम हो गई। मैंने बिल्ली को ज़हन से झटका और जल्दी जल्दी अपने कपड़े और शेव का सामान और दीगर ज़रूरी चीज़ें एक सूटकेस में रखना शुरू कर दी। मेरा ज़हन तेज़ी से सोचने में मसरूफ था। मैं गामे शाह और इसके ग्रोह और पुरस्कार बोस के बारे में सोच रहा था। इन बदबख्तों ने बिना वजह मुझे तकलीफ दी थी। मुझे इनका पता चला कि इनका बेड़ा गर्क करना था, लेकिन नुसरत चचा आड़े आ रहे थे। दूसरी तरफ मैं जानता था कि सुल्तान आज़ाद होकर मेरा पीछा पकड़ेगा, और फिर मैंने फैसला कर लिया कि फिलहाल नुसरत चचा के साथ ही क्याम बेहतर रहेगा। सुल्तान से भी पीछा छूट जाएगा और तफरीह भी रहेगी। सुल्तान चचा ने अपनी बीवी के साथ मेरी हमजात का तज़किरा भी किया था। हमजात ज्यों भी हम मेरे यहाँ बेहद रोमांटिक चीज़ होती है। हमजात का तस्वुर करके मेरा दिल बड़ी खुशगवार सी तेज़ी के साथ धड़कने लगा। मैंने सोचा कि अभी मुझसे ना शुक्रापन सरजद होते होते रह गया है। रिश्ते नातों के एतबार से मैं एक बेआबो गया सहरा की मानिद था, जिसमें दूर दूर तक कोई शजरा सायादार तो क्या इसका तस्वुर भी नहीं था। अब अकाए गुल राज और रिज़्क ने मुझे एक उम्र ज़ाद अता की थी और मेरा इरादा से राय फरार अख्तियार करने का था। वाकई ये तो बहुत बड़ा नाशुक्रापन था। मैंने फैसला कर लिया कि दुआए गियाब की बड़ी बोतल और अपने तजुर्बात का तमाम सामान लेकर नुसरत चचा के यहाँ मुंतकिल हो जाऊंगा। चचा कमरे का जायजा ले रहे थे। अचानक बिल्ली फिर म्याओ म्याओ करने लगी। आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी, लेकिन बिल्ली नजर नहीं आ रही थी। मुमकिन है बेड के नीचे घुसी हो, लेकिन आवाज़ स्टील की अलमारी के करीब से आ रही थी। मियाँ ईदू, ये बिल्ली कहाँ है? नुसरत चचा ने
मतवश अंदाज में पूछा, यही कहीं होंगी शबराती चचा। मैंने तुर्की व तुर्की कहा, माफ करना मियाँ अब्दुल इमरान, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे नाम का आदी हो जाऊंगा। नुसरत चचा ने माजरत की। फिर बिल्ली की वहशत ज़्यादा आवाज सुनाई दी तो वो तकरीबन उछल पड़े। मियाँ कहाँ है ये बिल्ली? वो फिर मतवश हो गए। मैंने बुसीदा फिल्मी नुस्खा सूटकेस में रखा और ड्रेसर की तरफ बढ़ा। दुआए कि आपकी बड़ी बोतल मैंने ड्रेसर पर रखी थी। नुसरत चचा गलबन आईना गेर अलमारी में अपना अक्स देखने के लिए बढ़े थे। अचानक बिल्ली की जानहाना मियाँ सुनाई दी। नुसरत चचा बुरी तरह से उछले और फिर उन्होंने फर्श पर बैठते हुए पजामे का पांचा उठाया और अपनी पिंडली से हिलाने लगे। क्या हुआ चचा? मैंने पूछा। बिल्ली बिल्ली, वो लर्जीदा आवाज में बोले। कहाँ है बिल्ली? मैंने हैरान होकर पूछा। यही थी, इसकी दुम पर मेरा पाँव पड़ गया था। वो बखला कर बोले। क्या कह रहे हैं? मैं मजीद हैरान हो गया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो बरहम हो गई। ये देखो, उन्होंने अपनी पिंडली की तरफ इशारा किया। बड़े जोर का पंजा मारा है कमबख्त ने। मैंने देखा वाकई उनकी पिंडली पर एक खराश थी जिसे खून रस रहा था। लेकिन बिल्ली कहाँ है? मैंने पूछा। नजर नहीं आई। मुझे तो तुम्हारा गला सेब ज़दा महसूस होता है। मैंने उनका सवाल गोल कर दिया और ड्रेसर की तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन दुआ की बोतल मुझे कहीं नजर न आई। मैं बौखला कर रह गया। अचानक मेरे पाँव से कोई चीज टकराई। मैंने झुक कर देखा, वो टूटी हुई बोतल का एक टुकड़ा था। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो दुआएं गया भी कि टूटी हुई बोतल का टुकड़ा था। क्या तुम्हारा गला सेब ज़दा है? नुसरत चचा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक पूरी बात मेरी समझ में आ गई। बिल्ली ने दुआ गयाब की बोतल गिरा दी थी। बोतल टूटने के बाद दुआ बाहर निकली होगी। कुछ दुआ अब भी फर्श पर नजर आई थी। कुछ दुआ यकीनन बिल्ली ने चाट ली होगी और गायब हो गई होगी। जी हाँ, यहाँ सेब है। मैंने नुसरत चचा को जवाब दिया। तो तुम यहाँ रहते कैसे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। वो बौखलाकर बोले। जी मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने कहा। वो तजर्बात में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का लिफाफा और तमाम कैप्सूल सूटकेस में रख कर सूटकेस बंद कर दिया। खैर नुस्खों वाली किताब भी मेरे पास थी और तमाम जरूरी जड़ी बूटियाँ भी। ये मेरे हक में अच्छा ही था। मैं नुसरत चचा के घर फुर्सत से दुआ पर मजीद तजर्बात कर सकता था। इस अरसे में मुझे सुल्तान से बचना था और फिर दुआ तैयार करके उसकी मदद से गामे शाह के ग्रोह का बेड़ा गर्क भी करना था। मैंने सूटकेस लॉक किया और इसे उठाकर बाहर निकल आया। इस बार चचा मेरे आगे आगे थे। बाहर निकलकर मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाकर कुफल डाल दिया। मैं मुस्कुराइल के मुतालिक परेशान था। पता नहीं वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मोहल्ला इस वक्त सुनसान था। मैं इस मर्तबा अकबी नशस्त पर बैठा। फिर मुझे ख्याल आया मैं यहाँ से किसक लेना ही अच्छा साबित होगा। खुदा जाने बिल्ली कितनी दुआ डकार गई होगी। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो कम वक्त कितना अरसा गायब रहेगी। बहरहाल ये बात तय थी कि इस अरसे में वो मोहल्ले में जबरदस्त खौफो हरास फैला देगी। नुसरत चचा ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। फिर वो अपने और अब्बा जान के किस्से सुनाने लगे। मुझे इन किस्सों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अमजाद के शायद आगे तस्वुर में डूबा हुआ था और डूबा ही रहना चाहता था। कोई 15 मिनट बाद गाड़ी श्याम नगर के इलाके में दाखिल हुई। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि वो मतमूल लोगों का इलाका था। वहाँ कोई बंगला 400 गज से कम रकबे पर बना हुआ था। चचा ने मेरी हैरत बांप ली। बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने चचा का गरीब खाना पसंद आएगा। मैं जीप कर रह गया। नुसरत चचा ने एक बंगले के गेट पर कार रोक दी और हॉर्न बजाने लगे। गेट के दाएं जानिब संगे मरमर की प्लेट पर फौजिया पैलेस तहरीर था। वो नाम पढ़कर फिर मेरी धड़कनें बेड़ब्त हो गई। फिर चौकीदार ने गेट खोलकर नुसरत चचा को फौजी अंदाज में सल्यूट किया। चचा गाड़ी अंदर ले गए। गाड़ी पोर्च में पार्क करके उन्होंने मुझसे कहा, चलो भाई बरखुदार उतरो, तुम्हारा घर आ गया। उनके लहजे में बड़ी अपनाया थी। मैं अपना सूटकेस उठाए बाहर निकला। इतनी देर में नुसरत चाचा अंदर दाखिल हो चुके थे। मैं भी कोठी में दाखिल हो गया। चचा मुझसे कुछ आगे थे। राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होते हुए चीखे, अरे भाई बेगम फौजिया देखो तो कौन आया है। अरे भाई अपना ईदू आया है। मैं तो इतना पीछे था कि अपने नाम की बेहुरमती पर एहतजाज भी नहीं कर सकता था। कौन ईदू, क्या कह रहे हैं? एक नस्वानी आवाज सुनाई दी जिससे पुख्तगी ज़ाहिर हो रही थी। अरे भाई रमजान भाई थे ना, उनका इकलौता बेटा ईदू मोहम्मद, याद है? सब प्यार से उसे ईदू कहते थे। अच्छा कहाँ है वो ईद? हाथों के लहजे में लहक थी। इसी वक्त मैं सूटकेस उठाए दरवाजे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरे सलाम के लिए उठा हुआ हाथ पेशानी पर जम कर रह गया। मैंने इंतहाई मुर्दा से लहजे में सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम, खतून ने लहकते हुए जवाब दिया, जबकि लड़की गलबन शर्म के मारे दोहरी हो गई। उसका रद्दअमल मुनासिब था, इसे शर्म आनी ही चाहिए थी। मैंने ड्राइंग रूम का जायजा लिया। बहुत आरास्ता और पेरास्ता कमरा था, बेहद वसी भी था, लेकिन खतून को देखते हुए कुछ तंग महसूस होने लगता था, और वो लड़की पर नजर पड़ती तो हर चीज उल्टी नजर आती। फर्श, छत की जगह, सोफे और मेजें उल्टी रखी हुई थी। हर खड़ा हुआ शख्स लेटा हुआ मालूम होता था। कुछ ऐसी कैफियत थी इन आंखों की। बैठो ईदू, बैठो, इसे अपना ही घर समझो, कोई तकल्लुफ ना करना। नुसरत चचा बोले। इस बार मेरी खोपड़ी बिल्कुल ही आउट हो गई। मैं बहुत बेतकल्लुफ आदमी हूँ शबराती चचा, मैं धमकी में इस लहजे में कहा। तो बेफिक्र है, मैं जरा भी तकल्लुफ नहीं करूंगा। नुसरत चाचा ने झेंप कर खतून की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, हाँ भाई बेगम, वो ही खानदानी मामला है। मेरी तरह ये भी बाप के अता करदा नाम से भागा भागा फिर रहा है। अब ये अबुल इमरान है। खतून ने गौर से मुझे देखा और गुलफशानी फरमाई, वैसे ईद मोहम्मद भी बुरा नाम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी अच्छा नाम है। मैंने खून खान नजरों से उन्हें देखा, लेकिन फौरन ही सहम कर रह गया। वो चेहरे से बहुत खौफनाक नजर आती थी। बेटे, ये तुम्हारी चची है। नुसरत चचा ने खातून से तारुफ करवाया, और मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगना शुरू कर दी कि साहबजादी से भी तारुफ ना करवा बैठे। जी, मैंने हैरत से आंखें फैलाने की कोशिश करते हुए कहा, ये चची नहीं, मैं मान नहीं सकता। वो क्यों भाई? चचा और चची बैक आवाज बोले। जी, ये आपकी पस्ती से बनी हुई तो नहीं लगती। मैंने चची की तरफ इशारा करते हुए चचा से कहा। तुम तो बहुत शरीर हो। चचा बौखलाकर बोले। चची को सलाम तो कर लो। मैंने चची की तरफ देखकर उन्हें सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम चची साहिबान। दरअसल मैं अपने ख्वाबों का ताजमहल मसमार होने पर बुरी तरह से भुना गया था। जमा का सीगा इस्तेमाल करने पर किफत से उनका सुरख चेहरा मजीद सुरख हो गया, लेकिन मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो अपने ज़ाहिर के बरक्स बहुत मुतहम्मिल मिजाज बल्कि नरम को मालूम हो रही थी। कुछ समझने के बाद वो मुस्कुराई। तुम वाकई शरीर हो, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। मैं लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन मैं अब भी बुनाया हुआ था। वो चुड़ैल तमसाल बड़ी दिल अवेज और मोहब्बत पाश नजरों से चची जान को देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ उलझन भी थी। शायद इसलिए कि चचा नुसरत की मुमलिकत वसी अरीज यानी मेरी चची की हदूद अरबा का मुकम्मल तौर पर अहाता करने से कासिर थी। फिर उसने बड़ी अदा से सर को खम देते हुए सलाम किया। मैं शशदर रह गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर चची जान मुझसे मुखातब हुई। सलाम कर रही है? उन्होंने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जवाब दे दीजिए। मैंने निहायत इत्मीनान से मशवरा दिया। बड़े काहिल मालूम होते हो। चची ने चोट की, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारी तरफ से सलाम का जवाब कभी नहीं दूंगी। मुझसे ये उम्मीद ना रखना। मेरी खोपड़ी घूम कर आ गई। क्या मतलब? मैंने बौखलाकर पूछा। मतलब ये कि ये तुम्हें सलाम कर रही है। चचा ने वजाहत की। जी जी जी, मैं हकला कर रह गया। लड़की अब भी वैसी ही नजरों से चची को घूरे जा रही थी। और ये देख किसे रही है? मैंने पूछा। अरे भाई, तुम्हें देख रही है, अजीब अहमक हो, चचा ने जवाब दिया। मैंने दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। अगर वो इन नजरों से मुझे देख रही है तो इन नजरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुझे एहसास हुआ कि चचा के घर आते ही मुझ पर और मुसीबतें टूट पड़ने को तैयार हो गई हैं। मैं आंखों में कैसे कैसे खूबसूरत रूमानवी ख्वाब बसाए यहाँ आया था, और तकदीर मुझे क्या दुख दे रही थी। मैंने कमर हिम्मत कसकर एक बार फिर इस पर तफसीली नजर डाली। रंग का कोई मसला नहीं था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसकी रंगत बेहद मुनासिब थी। इतना गहरा स्याह रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो इस वक्त भी धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी। निगाह टटोलने के बावजूद उसके नकोश का जायजा नहीं ले सकती थी। अंधेरे में तो इसके नजर आने का तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता था, इसलिए इसका रंग मुझे भला लगा। लेकिन इसकी दोनों आंखों में नफाक था, बल्कि इनकी आपस में बनती ही नहीं थी। इन आंखों की वजह से इसका चेहरा ज्योमेट्री की एक ऐसी शक्ल बनकर आ गया था जिस पर तहकीक की जा सकती थी, क्योंकि उसके इजला की गिनती नामुमकिन थी, और यकीनी तौर पर वो दायरा भी नहीं था। इसकी दोनों आंखें मुख्तलिफ जाविये बनाती थीं, एक जाविया मुनफरजा और दूसरा हादा। मैं ज़माना तालीम में ज्योमेट्री में बहुत दिलचस्पी लेता था, चुनाचे यकीन से कह सकता था कि उसकी आंखों के दरमियान दोनों जावियों का मजमुआ जाविया मुस्तकीम के बराबर है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता था कि एक आंख का जाविया 30 दर्जे और दूसरा 150 दर्जे का था। मैं सोचता ही रह गया कि इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहना कैसा खौफनाक तजुर्बा होगा। मैं सोचता रहा और लड़सता रहा। फिर मुझे दुआ की आपका ख्याल आया और मैं मुतमीन हो गया। मुझे तो दुआ पर काम करना था। इस लड़की की भूल भुलैयों आंखों में उलझने की फुर्सत ही कहाँ मिलनी थी।
बैठो ना बेटा। इस बार चची ने फरमाइश की। मैं सोफे पर बैठ गया लेकिन अपनी अम्मजाद से नजरें छुड़ा रहा था। भाई चाय बनवाओ ना। चचा ने चची से कहा। फिर इन्हें कुछ ख्याल आ गया। उन्होंने पूछा फौजिया कहाँ है। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा जो अब बड़ी वराफ्तगी से नुसरत चचा की तरफ देखे जाए थी। मुझे खदशा था कि कहीं वो मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो। मैंने घबरा कर मुंह फेर लिया। अभी बुलवाती हूँ इसे, चची ने कहा। इस लड़की की तरफ मुतवज्जो होगी और जो अब सोफे का बहाना बनाकर न जाने किसे देख रही थी। जाओ नूरुलैन चाय बनाकर लाओ और इससे पहले फौजिया को भेज देना, अपने कमरे में पढ़ रही है। मुझे वो सब कुछ ख्वाब सा महसूस हो रहा था लेकिन इस लड़की का नाम सुनकर खुदा माफ करे मुझे वालिद मरहूम पर गुस्सा आ गया। अजीब बात थी, मैं खासा मकूल और खुबरू जवान होकर भी ईद मोहम्मद बल्कि ईदू बना दिया गया था जबकि वो बलैकी लड़की नूरुलैन कहलाती ही थी। पहले मुझे वालिद मरहूम पर गुस्सा आया और फिर इस लड़की के वालिदैन पर प्यार आया और इसके बाद मुझे इस लड़की पर रश्क आने लगा। वो कुछ निगाह नूरुलैन चले गई तो अचानक मुझे एहसास हुआ है गोंचा शौक लगा है खिलने, यानी मेरे ख्वाबों का मस्मार ताज महल फिर से जिंदा हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बेंगी लड़की मेरी अम्मजाद नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। मुझ जैसे खूबरू नौजवान की अम्मजाद यकीनन बहुत हसीन होगी, लेकिन चची जान का हदूदो अरबा देखकर दिल मेरा फिर अंदेशों से भर गया था। ड्राइंग रूम के अंदर की जानिब खुलने वाले दरवाजे पर आहटों की गूंज सुनाई दी। फिर कोई अंदर आ गया। जी अम्मी आपने बुलवाया है मुझे। एक बेहद सुरीली नुस्वानी आवाज सुनाई दी लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि नजर उठाकर ही देख लेता। खुदा जाने सामने क्या मंजर हो। आज सुबह ही से मेरी आंखों पर अजाब उतर रहे थे। वैसे भी दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ बेटे मैंने बुलवाया था तुम्हें, चची जान ने कहा। इनको आदाब करो, ये तुम्हारे तायाजाद भाई ईदू हैं। फिर उन्होंने गोया दुरुस्तगी फरमाई। ईद मोहम्मद। मैंने एहतजाज करने की नीयत से नजरें उठाई लेकिन अपनी जगह जम कर रह गया। मेरी निगाहें खेड़ा होकर रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरी अम्मजाद है। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इस एक नज़र का तासर तो मैं बयान ही नहीं कर सकता था। मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि चची और नुसरत चचा मेरी शान में क्या क्या गुलिफशानियाँ कर रहे हैं और मेरा जुग्राफिया किस किस तरह से बयान कर रहे हैं। मैं तो एक तिलिस्म में गिरफ्तार था। फिर उसकी सुरीली आवाज़ ही ने उसके हुस्न का तिलिस्म तोड़ा। अदब अर्ज़ है ईदू भैया। मैं यकला होश में आ गया। एक तो भैया और फिर ईदू। मेरा सारा वजूद गुस्से में फनक कर रह गया लेकिन इस नाज़रीन पर गुस्सा उतारना हमाकत की बात थी। फौजिया, मेरा नाम अब्बुल इमरान है। मैंने चचा जान को कहर आलूद निगाहों से देखते हुए कहा। मेरा नाम फौजिया नहीं फौजिया है। वो बेहद चिढ़ कर बोली। मैं जानता हूँ मैंने कहा, लेकिन इस नाम को हमेशा ऐसे ही अदा करता हूँ। यूं भी आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लश्करे जुरारे सफ़े आड़ा होकर पेशे कदमी कर रहा हो, तस्कीर करता जा रहा है। किस किस्म का लश्कर? उसने गजबनाक लहजे में पूछा। वो और ज्यादा बुरा मान गई थी। उसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। मैंने खुशगवार लहजे में माजरत की। मैं उसे किस तरह से समझाता कि मैं जलवों के लश्कर जरार की बात कर रहा हूँ। देखिए ईदू भाई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरा नाम इस तरह से बिगाड़े। उसके लहजे में अब भी बढ़हमी थी। मेरा नाम अब्बुल इमरान है। मैंने उसे याद दिलाया। अब लहजा नरम रखना खासा दुश्वार साबित हो रहा था, लेकिन आप पर भी यही नाम जचता है। उसने शरीर लहजे में इसरार किया। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया। चचा और चची बांप गए। चुनांचे उन्होंने मेरे दोनों नामों की तारीख बयान करना शुरू कर दी, लेकिन अम्मी ईदू भाई का कहना ज्यादा अच्छा लगता है। इसके इस नामों को इसरार ने मुझे उसे खासा मुतनफर कर दिया। मैं गुस्से की शिद्दत से कांपने लगा। नहीं बेटे, तुम इन्हें इस नाम से नहीं पुकारोगी, नुसरत चचा ने समझाया। फिर मैं इन्हें क्या कहकर पुकारूं? उसने ठनक कर पूछा। अब्बुल इमरान तो बहुत बड़ा नाम है। मेरा जी चाहा कहूँ कि किसी नाम से पुकारने की जरूरत है ही नहीं। आज सुनते हैं कहकर पुकार लिया करो। लेकिन मैंने बरवक्त अपनी जुबान को रोका। नाम से पुकारने की क्या जरूरत है? चची ने गोया मेरे ख्यालात पार लिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। तुम इन्हें भाईजान कह लिया करो। उन्होंने गोया मेरे सर पर हथौड़ा बजाया। मैंने नुसरत चचा की मुदाखलत पर ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। नहीं भाई, इतना फ़र्क थोड़ी है इनकी उम्रों में। वो बोले। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल का फ़र्क होगा। फ़र्क तो एक दिन का भी फ़र्क कहलाएगा। चची ने दलील पेश की, जिसे चचा ने नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, अबू भाई कैसा रहेगा? उन्होंने फौजिया से पूछा। वेरी फाइन, फौजिया ने खुश होकर कहा। और उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, अबू ही कह लिया करो। चची झुनझुना कर बोली। चचा जुज़बुज़ होकर रहा कि मेरा ये हाल था कि जल जल कर सारा खून खुशक हो गया था।
عجیب لوگ تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس چار دیواری میں تو میں اپنے آپ ہی میں جلس کر مر جاؤں گا۔ ہاں تو ابو بھائی، اس نامعقول لڑکی نے مجھے اس طرح سے مخاطب کیا کہ ابو اور بھائی واضح طور پر الگ الگ ہو کر رہ گئے۔ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سوال کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ پھر میری مشکل نوراللہ نے آسان کر دی۔ وہ ٹرالی پر چائے کے لوازمات اور کئی قسم کے بسکٹ سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بسکٹوں کی کیا تک ہے؟ نصرت چاچا نے اسے ڈانٹا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا کھایا جائے گا تو بسکٹ نہیں لیجیے؟ نوراللہ نے منائی۔ تب مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ ناک کے زور پر بولنے کی عادی ہیں اور ان کے ادا کیے ہوئے ہر لفظ پر نون گنا کا اثر غالب رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چچی نے نرم لہجے میں کہا۔ اب یہ عیدو میاں، میرا مطلب ہے عمران میاں کا سوٹ کیس اوپر لے جاؤ اور ان کے لیے اوپر کا کمرہ صاف کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے معذرت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے ان کا انداز مخاطب یعنی عمران بھائی پسند آیا تھا، لہٰذا میں نے دل میں صدقے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ چائے کے دوران خاموشی رہی۔ پھر چچی نے فوزیہ سے کہا، جاؤ عمران کو ان کا کمرہ دکھا دو جا کر۔ فوزیہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے انداز سے ناگواری عیاں تھی۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے، اس نے کہا، اندر والے دروازے کی طرف چل دی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی سامنے زینے تھے۔ زینوں پر چڑھ کر ہم اوپری منزل پر پہنچے۔ یہ رہا آپ کا کمرہ، فوزیہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو مجھے دکھائیے نا کمرہ، میں نے شریر لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا موڈ بگڑ گیا۔ خود دیکھ لینا، یا اندھے ہیں؟ چچی جان نے آپ سے کہا تھا۔ ارے وہ تو محاورہ ہے۔ تو آپ تو بالکل ہی بے وقوف ہے، اس نے مزاح کا اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں فیضو سے کہہ کر آپ کا سامان اوپر بھجواتی ہوں۔ یہ تو بتاتی جائے آپ کا کمرہ کہاں ہے؟ کیوں، میرے کمرے سے آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ میرا مطلب ہے پڑوسی اچھے ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تب تو سمجھے جنت پکی ہو گئی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کی پڑوسن امی ہیں۔ پھر وہ واپس چلے گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سر پیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرہ خاصا کشادہ اور ہوادار تھا۔ ایک طرف آرام دہ مسہری لگی ہوئی تھی، دوسری طرف خوبصورت صوفہ سیٹ تھا، چند کرسیاں بھی تھیں۔ گھر کا ماحول خاصا پرسکون تھا۔ میں مسہری پر دراز ہو گیا۔ واقعات بہت تیزی سے گزرے تھے اور اب تک مجھے سوچنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ پہلے تو میرا ذہن گامشہ اور پھر اس کے بوس میں الجھا رہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ گامشہ کا بوس مجھے سلطان سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں نصرت چچا کے ہاں مقیم ہوں، یعنی بوس کی خواہش کے مطابق۔ دوسری طرف نصرت چچا میرے چچا ثابت ہوئے تھے۔ کم از کم ان کا دعویٰ تو یہی تھا، لیکن میں اتنا بولا بھی نہیں تھا کہ اس بات پر یقین کر لیتا۔ مجھے تو یہ بھی اس پرسرار بوسی کا کوئی چکر معلوم ہوتا تھا۔ اس دوران فیضو میرا سامان اوپر چھوڑ گیا تھا۔ پھر کھانے کا بلاوا آ گیا۔ نصرت چچا نے کھانے کا خاصا اہتمام کیا تھا۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم چائے پی رہے تھے کہ ملازم نے کسی خان صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ چچی جان اور فوزیہ اوپر چلے گئی۔ نصرت چچا نے خان صاحب کو وہیں بلوا لیا۔ خان صاحب آئے، انہوں نے چچا سے مصافحہ کیا، پھر وہ میری طرف جھپٹے اور مجھ سے وان کا کر ڈالا۔ ارے بلبل میاں، تم یہاں کیسے؟ انہوں نے لہک کر پوچھا۔ تو تم انہیں جانتے ہو؟ نصرت چچا نے مداخلت کی۔ ارے میاں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ ان کا لہجہ فقریہ تھا۔ ادھر خان صاحب کو دیکھتے ہی میرے دیوتا کوچ کر گئے تھے۔ خان صاحب سے میری پرانی یاد اللہ تھی۔ شکار کے شوقین تھے۔ افیون کی پڑیا ہر وقت ان کی جیب میں رہتی تھی۔ میں نے انہیں ہر وقت عالم بےہودی میں ہی دیکھا تھا۔ خود یعنی ہوش سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ کئی بار سندھ کے ریگزاروں میں ان کے ساتھ مرغابیوں کا شکار کھیلنے کا اتفاق ہوا۔ میں تو خیر کسی شمار قطار میں نہیں تھا، مگر انہیں اس معاملے میں صفر ہی پایا۔ البتہ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ مرغابیاں خود ان کی بندوق کی نال کے سامنے کیوں آ جاتی ہیں۔ کم از کم میں نے آج تک انہیں داستہ شکار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دراز قامت اور قوی الجثہ تھے اور اپنا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جوڑتے تھے۔ ان کی تحقیق تھی کہ صحرائے گوبی کا وہ فرزند عظیم بھی افیون سے شگف رکھتا تھا۔ سندھ کے طور پر اس کا کئی دن گھوڑے پر بیٹھے رہنا پیش کرتے تھے۔ ان کے خیال میں آدمی صرف عالم مدہوشی میں ہی ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پیچھے ہٹ کر مجھے بغور دیکھا، گویا اس عمر کی تصدیق کر رہے ہوں کہ میں ان کا مطلوب ہدف ہوں، اور پھر مجھ سے وہاں لانا انداز میں لپٹ گئے۔ کہاں مر گئے تھے عمران کے ابا؟ انہوں نے دردناک لہجے میں پوچھا۔
अबुल इमरान का इससे सलीस तर्जुमा मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इनकी इस बेतकल्फी का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो किसी आफत नागहानी की तरह नाजल हुए थे। मेरे लिए खामोशी में ही आफियत थी। फिर नुसरत चाचा ने संभाला को, भाई खान साहब कैसे जहमत की। उन्होंने खान साहब के हाथ में दबी हुई बंदूक देखते हुए पूछा। शिकार करने निकला हूँ। खान साहब ने बंदूक की नाल मेरी तरफ उठाते हुए कहा। किसका? मेरा? मैं बौखला गया। नहीं, मुर्गाबियों का। उन्होंने नाल नीचे कर ली। नुसरत साहब को मदऊ करने आया हूँ, लेकिन अब तुम भी साथ चलोगे। कहाँ चलेंगे? नुसरत चचा ने पूछा, क्योंकि मैं तो दम खुद रह गया था थड़पाड़ कर। उनका जवाब सुनकर मेरी सीटी गुम हो गई। सर्दी में थड़पाड़ कर और मुर्गाबियों का शिकार? इतनी जहमत की क्या ज़रूरत है? मैंने एहतजाज किया। आप जितनी मुर्गाबियाँ कहीं मैं यहीं से खरीदूंगा। हम खुद नहीं खरीद सकते क्या? खान साहब बुरा मान गए। बस मियाँ, हमने इरादा कर लिया, थड़पाड़ कर ज़रूर चलेंगे, लेकिन हफ्ता भर तो इंतज़ाम में सिर्फ हो जाएगा। फिर रेल का टिकट हासिल करना भी जुए शेयर लाने से कम नहीं। मैंने दलील दी। तमाम इंतजामात मुकम्मल है। उन्होंने फातहाना लहजे में कहा। टिकट मौजूद है। रिहाइश का इंतजाम होलो के सपुर्द है। वो पहले ही जा चुका और अब हमारी आमद का मुंतजर होगा। ये होलो कोई नया जानवर है? अरे वही हमारा पुराना मुलाजिम खास जद्दू। छेद को अंग्रेजी में होल कहते हैं ना, बस हमने इसके नाम को जदीद कर दिया है। मैं सर धुनता रह गया, लेकिन मैं तो नहीं चल सकता। मैंने इनकार कर दिया। क्या हर्ज है? इस बार नुसरत चचा ने मुदाखलत की। तफरीह हो जाएगी, कुछ दिल बहल जाएगा। चचा मैं मुलाजमत करता हूँ, अब नहीं करोगे? किस चीज़ की कमी है? यहाँ मेरा सब कुछ तुम्हारा है। बस कल ही इस्तीफ़ा भिजवा दो। लेकिन कुछ नहीं, बस फैसला हो गया, अब तुम मुलाजमत नहीं करोगे। कल हम बस सिलसिला शिकार थड़ फाड़ कर रवाना होंगे। कल? खान साहब चिल्लाए। अरे साहब, 1 घंटे बाद ट्रेन रवाना होने वाली है, अभी चलना है। अभी तो मुमकिन नहीं है। मैं शिकार पर जाने के मूड में नहीं था। कैसे मुमकिन नहीं? खान साहब ने नाल का रुख मेरी तरफ कर दिया। नाल से ज्यादा मेरी नज़र ट्रैगर पर थी। जोश जज्बात में उन्होंने इस पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रखा था। फिर मैं देख रहा था कि दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में इकरार करने में ही बेहतरी थी। फिर मुझे याद आया कि इन दिनों इस इलाके में फौजी मशकें हो रही हैं। मुमकिन है कोई गोली बहक कर हमारा मिजाज पूछ ले। मैंने इस अंदेशे का इजहार किया तो खान साहब बोले, हम इस इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन गोलियां सफ़र करते वक्त सिमतों का तयन नहीं करती। मैंने एहतजाज किया। अरे तो मशकों के दौरान असली गोला बारूद थोड़े ही इस्तेमाल करता है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने तो यही सुना है।